हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज है 15 अगस्त 2021। बज रहे हैं सुबह के 5। तो हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे ये वीडियो रिकॉर्ड होते, एडिट होते, अपलोड होते होते 7-8 बज जाएगा। ओके। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, हम आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, और इसमें आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि आज कौन कौन से सब टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है इसका क्या मतलब है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एवरेज कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे 5 टाइप के एवरेज होते हैं। ठीक है, फिर उसमें आज हमें जो पढ़ना है दैट इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन और एक होता है वेटेड एवरेज अर्थमेटिक मीन। फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन देखेंगे कि ये जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, क्या मेथड यूज किया जाता है, और उस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इसमें 3 केसेस होंगे। जब हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जब हमारा डेटा इंडिविजुअल डेटा है, ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल है, तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें जो डेटा दिया गया है दैट इज डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, तो कैसे करेंगे। और अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, अगर हमारा डेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों ही केसेस में कैसे सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाएगा ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, राइट। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि इन वीडियोस को अपने तक ही मत रखिएगा, इनको जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके नोन में फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, नेबर इनमें कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम का हो तो उससे या अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हो तो ये वीडियो सीरीज उसके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी, उसके साथ जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि मेरे चैनल पर आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल। तो एक बार मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा, राइट। सो कीप शेयरिंग माय वीडियोस, राइट। तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो स्टैट्स में जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है उसमें ऐसे टूल प्रोवाइड किए गए हैं जिसकी मदद से यू कैन मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द मास ऑफ डेटा। जो मास ऑफ डेटा है उसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो उसकी सेंट्रल वैल्यू है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इवन ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है इसका एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज दिस, टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट कर सके एक मास ऑफ डेटा का। ठीक है, इंटायर मास ऑफ डेटा आपको दिया गया है, बहुत सारा फिगर्स, बहुत सारे डेटा आपको दिए गए हैं। उस डेटा की सेंट्रल वैल्यू क्या है, उस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, उस डेटा को अगर सिंगल फिगर से अगर शो करना हो, ठीक है, तो वो सिंगल वैल्यू क्या होगी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। स्टार्ट्स में हमें ऐसे टूल दिए गए हैं, दिस इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यही है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू को मेजर करना। तो स्टार्ट्स में ऐसे टूल हमारे पास हैं। ठीक है, इनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं एवरेज। ठीक है, तो वही देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज टू गेट अ सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटायर मास ऑफ डेटा। अगर आपको इंटायर मास ऑफ डेटा दिया गया है तो उसको अगर सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना हो ताकि हमें पूरा डेटा के बारे में आइडिया लग जाए, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैट्स में। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ऐसे टूल दिए गए हैं। इवन दिस इज one of the objective of statistical analysis to calculate the central tendency of the mass of data। अगर mass of data दिया है उसको एक single value से represent करना है तो वो हम calculate कर सकते हैं। और उसको हम कहते क्या है, उसको हम normal day to day conversation में कहते हैं average, या जिसको कहते हैं central value। ठीक,
ये जो वर्ड एवरेज है ये तो आपने बहुत सुना होगा, कॉमनली हम कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। हम कहते हैं ना कि एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है, या एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस, या एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ इंडियंस, इंडिया के जो इंडियंस जो है उनकी लाइफ स्पैन एवरेज क्या है, ठीक है। तो ये एवरेज वर्ड तो वैसे हम डे टू डे कन्वर्सेशन में भी यूज करते हैं। तो यही है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो एवरेज बेसिकली होता क्या है, तो एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल ऑफ फिगर, यानी जो मास ऑफ डेटा है इसको अगर सिंगल फिगर से रिप्रेजेंट करना है देन वी कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म एवरेज, इसको हम एवरेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब बात ये आती है कि जो एवरेजिंग करते हैं, ठीक है, मास ऑफ डेटा को एक सिंगल फिगर से जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फायदा क्या है। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि जो इंटायर मास ऑफ डेटा है, इंटायर ग्रुप ऑफ डेटा है, इसको एक सिंगल वैल्यू से, एक सिंगल फिगर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमने मास ऑफ डेटा को कंडेंस कर दिया। बहुत सारा डेटा, हमें 100 लोगों का डेटा दिया था, इसको हमने कंडेंस कर दिया एक सिंगल फिगर में। तो ये एक फायदा है। इससे क्या होता है, वी कैन गेट अ बर्ड आई व्यू ऑफ द इंटायर डेटा। बर्ड आई व्यू का मतलब क्या है कि एक नजर में हमें पूरे डेटा के बारे में आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो और अच्छे से समझाऊंगी। 10 लोगों के डेटा आपको दिए हैं, तो अब अगर आपने एवरेज निकाल लिया तो आप लोगों को 10 स्टूडेंट के डेटा देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस एवरेज को देख के आइडिया लग जाएगा कि इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरेजिंग। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है एवरेजिंग का वो ये है कि इट हेल्प इन कंपैरिजन। इससे आप कंपैरिजन आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेजिंग से जो मास ऑफ डेटा है वो एक सिंगल फिगर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, वो एक सिंगल फिगर में कंडेंस्ड हो गया है। तो अगर सिंगल फिगर में कंडेंस्ड हो गया है तो आप वन सेट ऑफ डेटा को दूसरे सेट ऑफ डेटा से आसानी से कंपेयर कर पाएंगे ना, ठीक है। तो ये इसका दूसरा बेनिफिट है एवरेजिंग का, ठीक। अब सवाल आता है कि ये एवरेज कितने टाइप के होते हैं। तो ये 5 टाइप के एवरेज हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला जो एवरेज है दैट इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, दूसरा है वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक। फिर दूसरा जो एवरेज आता है दैट इज मीडियन, एक और है मोड, और एक है ज्योमेट्रिक मीन, एक है हार्मोनिक मीन, ठीक है। वैसे ये जो वर्ड्स हैं ये सब आप पढ़ चुके होंगे 7th 8th क्लास में, बट वहां पे आपने थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा होगा। आज हम, जब आप ये बीकॉम या बीबीए में पढ़ते हैं सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे। बाकी ये जो वर्ड है मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब 9th 10th क्लास में रहता है सिलेबस में, ठीक है। एवरेज तो आपने उससे भी पहले 6 7 में पढ़ लिया होगा, ठीक। बट यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये अब आपका बीकॉम और बीबीए का सिलेबस है, ठीक है। प्लस ये स्टैट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत आता है, प्लस नेट के एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन। आज के लेक्चर में ना हम ये अर्थमेटिक, ये सिंपल अर्थमेटिक मीन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेटेड कवर करेंगे, ठीक है। आज हमें सिंपल अर्थमेटिक मीन पढ़ना है, ठीक। तो अर्थमेटिक मीन क्या है, तो मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज मेजर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटायर मास ऑफ डेटा बाय वन वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन बेसिकली क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है जिसकी मदद से हम इंटायर मास ऑफ डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको लेमैन लैंग्वेज में हम एवरेज कहते हैं, और जो स्टैटिशियन होते हैं वो इसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं, ठीक है। स्टैट्स में इसको अर्थमेटिक मीन कहा जाता है जब हम मास ऑफ डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो उसको लेमैन लैंग्वेज में हम एवरेज कहते हैं और स्टैट्स में उसको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं, ठीक है। और अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते थे, याद आ रहा है, 6 7 क्लास में पढ़े थे। मीन कैसे कैलकुलेट करते थे, जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उन सबको ऐड कर देते थे और उसको डिवाइड कर देते थे, किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। जितने नंबर ऑफ आइटम रहते थे उससे डिवाइड कर देते थे, आ जाता था मीन, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक मीन दो टाइप के हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड। आज हम पढ़ेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे,
ठीक है। तो मैंने आपको बताया था 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे। पहला केस क्या है, जब हमारा डेटा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। दूसरा केस क्या होगा, जब हमारा डेटा डिस्क्रीट सीरीज है। तीसरा क्या होगा, जब हमारा डेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। ठीक है। तो चलिए अभी ये केस 1 है कि हम अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हमारा डेटा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी वगैरह का डेटा नहीं दिया है। ठीक है। अलग अलग डेटा दिया गया है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। तो उस केस में अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या है, देखिए इसमें x बार मतलब क्या है, x बार मतलब है अरिथमेटिक मीन, बार लग गया ऊपर, इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन। ये x1, x2, x3, x4 अप टू xn, इसका क्या मतलब है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको हमने सम किया। ठीक है। और फिर उसको डिवाइड किया कैपिटल N से। कैपिटल N मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितना डेटा आपको क्वेश्चन में दिया था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, उससे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द अरिथमेटिक मीन। ठीक। इसको शॉर्ट में लिखेंगे, x बार इज इक्वल्स टू समेशन x डिवाइडेड बाई n। इसको कहते हैं समेशन x। ये जो सिंबल होता है ना, दिस इज कॉल्ड समेशन, यानी हमने सम कर दिया है। समेशन x डिवाइडेड बाई n। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं तो ये फॉर्मूला है, इसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सारे ऑब्जर्वेशन को सम कर लो, डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, x बार आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करती हूँ। ठीक है, इससे और अच्छे समझ में आएगा। आपको एक टेबल दी गई है, इसमें आपको मंथली इनकम दी गई है 10 एम्प्लॉइज की इन ऑफिस। एक ऑफिस है, वहां पे 10 एम्प्लॉइज की आपको इनकम का डेटा दिया गया है। ये देखिए इनकी इनकम है 1780, 1760, 1690, 1750। तो ऐसे आपको 10 एम्प्लॉय का डेटा दिया गया है। आपको कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनकम। ये जो इनकम है इसका मीन, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। ठीक। अब देखिए पहले तो ये डेटा किस टाइप का है, ये डेटा है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ये अलग अलग डेटा है ना, ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, यानी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया, ये x बार इज इक्वल्स टू समेशन x डिवाइडेड बाई n। ठीक। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो झटपट आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक। लेकिन अगर आप बीकॉम या बीबीए के स्टूडेंट हैं, या 12th में भी ये आता है टॉपिक, अगर आप इसके स्टूडेंट हैं तो आप इसको प्रॉपर ढंग से टैबुलेटेड फॉर्म में सारा डेटा रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरीके से जैसा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी होता है एग्जाम में। ठीक है, स्टार्ट्स में आंसर तो आ जाए, बट ये आंसर आया कहाँ से, ये भी तो शो करना होगा ना। तो ऐसे आप टैबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे ऊपर आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक। फिर यहाँ पर जितने भी इंप्लॉइज हैं जिनका डेटा है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे जगह नहीं थी तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय 1 to 10 पूरा लिखेंगे, और फिर इनकी जो भी मंथली इनकम है वो डेटा पूरा ऐसे करके रिकॉर्ड करेंगे क्वेश्चन में देख के। ठीक। अब फिर उसके बाद हम समेशन x निकालेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है ना। इस फॉर्मूले में समेशन x चाहिए, समेशन x मतलब जितनी भी इनकम है 10 एम्प्लॉइज की उनको सम करो। तो जितनी भी 10 एम्प्लॉइज की इनकम है उसको सम किया आपने तो आया 16650। ठीक, आपने उसको पुट किया। फिर ये डेटा कितने लोगों का है, 10 लोगों का डेटा है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 है। ठीक है, तो फिर आपने इसको डिवाइड किया, यू विल गेट द अरिथमेटिक मीन 1665। आ गया, आसानी से आ गया ना। ठीक है, तो इसी तरीके से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाता है। ठीक। अब ये तो था 10 एम्प्लॉय का डेटा, तो आपने आसानी से बिना कैलकुलेटर की हेल्प से जल्दी से कर लिया। लेकिन अगर डेटा बहुत ज्यादा हुआ तो उस केस में वी यूज शॉर्टकट मेथड, या हमारे पास अगर कैलकुलेटर नहीं है तो हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर जो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वन टर्म विच इज कॉल्ड आर्बिट्री ओरिजिन। जब शॉर्टकट मेथड से आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे आप एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज आर्बिट्री ओरिजिन, उसकी हेल्प से आप कैलकुलेट करते हैं, जिसको अज्यूम्ड मीन भी कहते हैं। ठीक है, तो उस केस में शॉर्टकट मेथड में जो फॉर्मूला यूज होगा ना वो ये होगा, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाई n। ठीक है, जहां पे ये जो a है, a क्या है, a इज द अज्यूम्ड मीन।
ए इज द अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन मतलब डेटा को देख के आप एक अज्यूम करेंगे कि मीन ये है, ठीक है। अपने हिसाब से आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, वो उसी डेटा, मैं अभी बताऊंगी क्वेश्चन में, वो उसी रेंज में फॉल करना चाहिए, ठीक है। तो आप एक मीन अज्यूम करते हैं, वो है अज्यूम्ड मीन ए, ठीक है। डी क्या है? डी इज द डेविएशन, यानी ये जो अज्यूम्ड मीन है ये कितना डेविएट कर रहा है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से, यानी डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। दिस इज डेविएशन, ठीक। फिर सारे डेविएशन का सम कर लेंगे आप, तो वो आ जाएगा समेशन डी। और ये एन क्या है? एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बनता है? ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाई एन। तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा एक्स बार विच इज अज्यूम्ड मीन, ठीक। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अगर हमारा डेटा इंडिविजुअल है तो उस केस में हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा जो अभी मैंने पहले क्वेश्चन कराया था वही डेटा लेके उसमें अब हम शॉर्टकट मेथड लगाते हैं और हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वही डेटा है, आपको मंथली इनकम दी गई है 10 एम्प्लॉय की, ये आपको फिगर्स दिए गए हैं, आपको कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन, बट इस बार आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? ये है समेशन एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन सॉरी एक्स बार इज इक्वल्स टू एक्स बार, यानी अर्थमेटिक मीन क्या है? ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाई एन, ठीक। तो सबसे पहले तो हम एक अज्यूम मीन मानेंगे। अज्यूम मीन मतलब ये डेटा को देखते हुए, ये जो इनकम का डेटा है इसको देखते हुए हम एक मीन अज्यूम करेंगे। तो देखिए ये जो डेटा है, सबसे लोएस्ट फिगर क्या है? 1100। सबसे हाईएस्ट फिगर क्या है? 1950। तो इसी के बीच का एक फिगर ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने माना है कि अज्यूम मीन है 1800। आप 1700 भी ले सकते हैं, आप 1600 भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1800 माना है, ठीक है। तो हमने अज्यूम मीन ले लिया 1800। अब ए आ गया, डी चाहिए अब, डी, ठीक है। तो डी कैसे निकलेगा? डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इज द अज्यूम मीन। तो एक्स क्या है? 1780। ये देखिए 10 एम्प्लॉय का सीरियल नंबर है, ये इनकी इनकम का फिगर है, हमने क्वेश्चन से देख के लिखा है। अब हम निकालेंगे डी। डी क्या है? एक्स माइनस ए। डी क्या है? एक्स माइनस ए। तो एक्स क्या है? 1780, डी क्या है? 1800। तो 1780 में से 1800 माइनस करो, कितना आएगा? -20। फिर 1760 में से 1800 माइनस करो, आएगा -40। ऐसे ही 1690 में से 1800 माइनस करो, आएगा -110। ऐसे ही 1750 में से माइनस करो 1800, आएगा -50, ठीक है। ऐसे ही 1840 में से 1800 माइनस करो, आएगा +40। एक खास बात है, यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है कि फिगर प्लस में है कि माइनस में है, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड क्यों है? क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना ये वाले फिगर, तो ये प्लस माइनस में है, आधे फिगर तो अपने आप में कट जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे साइन का खास ख्याल रखा जाता है, जो फिगर प्लस में आए उन्हें प्लस में लिखिए, जो माइनस में आए उन्हें माइनस में लिखिए, ठीक है। तो आप फिर इनको कैलकुलेट करेंगे, तो आपने डी ऐसे सारे फिगर का आपने डी निकाल लिया, ठीक है। हमें फॉर्मूले में तो समेशन डी चाहिए ना, तो अब आप इनको सम कर लीजिए साइन का ख्याल रखते हुए। तो आपने जब सम किया आपका आया -1350, ठीक। तो हमारे सारे फिगर आ चुके हैं। एन कितना है? एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने ऑब्जर्वेशन है? 10 ऑब्जर्वेशन है ना, तो यहाँ पे लिखा 10, ठीक है। तो सारे फिगर उठा के हमने पुट किया, एक्स बार इक्वल्स टू 1800, अज्यूम मीन था 1800 माइनस 1350, क्योंकि हमारा समेशन डी आया है 1350, तो ये 1350 डिवाइडेड बाई 10, और सारे फिगर को जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 1665, जो हमारा पहले डायरेक्ट मेथड से भी जो आया था, ठीक है। तो आंसर सेम आएगा, तो आपका अर्थमेटिक मीन आ गया 1665, ठीक है। आंसर सेम आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज करिए चाहे शॉर्टकट मेथड यूज करिए। शॉर्टकट मेथड से झटपट हो जाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप देख रहे हैं तो शॉर्टकट मेथड ही यूज करिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे इफ यू हैव डिस्क्रीट सीरीज। अगर आपका जो डेटा है वो डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है, तो उस केस में भी हमारे पास दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, दोनों मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिस्क्रीट सीरीज जरा मैं पहले बता देती हूँ, कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि डिस्क्रीट सीरीज होती क्या है, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज वो स्टैटिस्टिकल सीरीज है जिसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं इनको लिस्ट किया जाता है करस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, यानी कोई भी डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है,
ठीक है, तो उसी को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में जब ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाए, उनकी टेबल बनाया जाए, तो उसको कहते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। उस स्टैटिस्टिकल सीरीज को हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, जब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक, और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि कोई भी डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात भी बतानी थी कि आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी कि आप लोगों को ये जो पीपीटी नोट्स हैं ये चाहिए, जिससे मैं पढ़ा रही हूँ। तो मेरे जितने भी यूट्यूब वीडियो के जो नोट्स हैं, ठीक है, अभी तक जितने भी यूट्यूब वीडियो के नोट्स हैं जिन्हें मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनकी पीपीटीज जो है वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। तो अगर आपको मेरे ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, अगर इनकी रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी। आप मुझे टेलीग्राम आईडी पे पिंग कर सकते हैं अगर आपको ये नोट्स रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो उस केस में आप डायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो उस केस में जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज दिस, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, जहां पे एफ क्या है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, एक्स क्या है, एक्स इज द वेरिएबल ऑब्जर्वेशन जो है एक्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बेसिकली एन क्या होता है, समेशन एफ होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ही तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो एन क्या होता है, एन होता है बेसिकली समेशन एफ। तो इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सबसे पहले समेशन एफ एक्स निकालिए। समेशन एफ एक्स मतलब क्या है, एफ एक्स निकालिए और सारे एफ एक्स को सम कर लीजिए, समेशन एफ एक्स आ गया, और उसको डिवाइड करेंगे एन से। ठीक है, तो आपका आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। एक क्वेश्चन के साथ करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा और अच्छे से कैसे कैलकुलेट होगा। ये आपको डेटा दिया गया है ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट इन अ क्लास। 60 स्टूडेंट है क्लास में, उनका आपको डेटा दिया गया है, उनके मार्क्स का डेटा आपको दिया गया है। आपको कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन। ठीक, तो देखिए ये डेटा है, जो मार्क्स हैं वो आपको ये दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हैं। जैसे 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, 8 बच्चे पाए हैं। 30 मार्क्स 12 बच्चे पाए हैं। 40 मार्क्स 20 बच्चे पाए हैं। 50 मार्क्स 10 स्टूडेंट पाए हैं। 60 मार्क्स 6 स्टूडेंट पाए हैं। 70 मार्क्स 4 स्टूडेंट पाए हैं। तो ये जो है बेसिकली ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। दिस इज फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 20 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 8, यानी 20 मार्क्स कितने बच्चे पाए हैं, 8। 30 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 12, यानी 30 मार्क्स कितने बच्चे पाए हैं, 12। ठीक है, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो इस टाइप का जो डिस्क्रीट सीरीज अगर आपको क्वेश्चन में दी है, तो अगर आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये है, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक, तो इसके लिए जल्दी से हम टेबल बना लेंगे, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन और यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स। ठीक है, मार्क्स को हम एक्स, जो भी वेरिएबल होता है ना, जो ऑब्जर्वेशन है, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने मार्क्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे एफ फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन से देख के लिखेंगे। फिर आपको ये कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए ना। तो अब ये जो एफ है इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी फिगर आएगा उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, एफ एक्स का एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, एफ क्या है, अगर मैं पहला उसके रो की बात करूं, एफ कितना है 8, एक्स कितना है 20, तो 8 को 20 से मल्टीप्लाई करिए 160। ऐसे ही एक्स कितना है 30, एफ कितना है 12, तो आएगा 360। ऐसे ही यहाँ पे 40 मल्टीप्लाइड बाई 20 तो कितना आ जाएगा 800। ऐसे ही 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो आ जाएगा 500। ऐसे ही 60 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो कितना आ जाएगा 360। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एफ एक्स आ गया। अब हमें तो क्वेश्चन में समेशन एफ एक्स चाहिए ना, तो समेशन एफ एक्स के लिए समेशन मतलब होता है सम, तो आप पूरे एफ एक्स को सम कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2460। तो उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए 2460, समेशन एफ एक्स की जगह पुट हुआ। एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने स्टूडेंट का डेटा है, ये कितने ऑब्जर्वेशन है, तो ये 60 स्टूडेंट का डेटा है, क्वेश्चन में दिया गया ना 60 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए अलग से दे दिया गया है 60, बट अगर न दिया रहता तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है,
दैट इज द एन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एन क्या होता है? समेशन एफ। एन क्या होता है? समेशन एफ, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ये क्या है? जैसे 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए? 8 लोग पाए। 30 मार्क्स 12 स्टूडेंट पाए, तो कितने स्टूडेंट हैं ये कितने स्टूडेंट है वो हम निकालने के लिए समेशन एफ कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो हमने समेशन एफ किया तो हमारा आ गया एन, यानी ये 60 स्टूडेंट का डेटा है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 41, आपका आ जाएगा 41। यानी ये जो डेटा है, कुछ स्टूडेंट 20 मार्क्स पाए हैं, कुछ 30, कुछ 40, कुछ 50, कुछ 60, कुछ 70, लेकिन अगर हम एवरेज मीन की बात करें तो एवरेज मीन इज 41। ठीक है, तो यानी हमने ये जो बल्क ऑफ डेटा, जो 60 स्टूडेंट का डेटा था, इसको हमने कंप्रेस कर दिया, कंडेंस कर दिया एक सिंगल वैल्यू में, 41 में। तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन है। ठीक, अब मैंने बताया था दो मेथड है। दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड। अगर आपका डेटा डिस्क्रीट है तो एक शॉर्टकट मेथड है, वो भी यूज कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए। दिस इज द फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ए मतलब क्या है? एज्यूम मीन, जैसा हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल में देखा था। लास्ट मैंने आपको जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के केस में जैसा शॉर्टकट मेथड बताया था, एकदम सेम वैसे ही है। ए मतलब एज्यूम मीन, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, डी मतलब डेविएशन, डी इज द डेविएशन मतलब एक्स माइनस ए, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सारे फिगर्स उठा के इस फॉर्मूले में पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। सबसे पहले समेशन एफ डी निकाल लीजिए, उसको यहाँ पे पुट करेंगे, एन आपको अलग से दिया रहेगा, अज्यूम मीन आप अज्यूम करेंगे, ठीक है, सपोज करेंगे डेटा को देखते हुए। तो चलिए, वही जो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था, 60 स्टूडेंट के मार्क्स थे, वही वाले क्वेश्चन को अब हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ गया तो झटपट करना है ना, तो चलिए अब शॉर्टकट मेथड से जल्दी से करते हैं। ये वही डेटा है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये मार्क्स पाए हैं इतने इतने स्टूडेंट। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो जल्दी से टेबल बनाते हैं। मार्क्स यानी एक्स का जो कॉलम है ये हमने लिख लिया, फ्रीक्वेंसी जो है वो ये लिख ली। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें एक अज्यूम मीन चाहिए। अज्यूम मीन हमने माना यहाँ पे 40। ये देखिए डेटा क्या है, 20, 30, 40, 60, 70। ठीक है, तो हम एक बीच का डेटा ले लेते हैं। हमने माना जो 40 है दैट इज अज्यूम्ड मीन। ठीक है, हमने मान लिया, आप 50 भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 40 माना है। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला ये दिया गया है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन। ठीक, तो पहले हमें डी निकालना पड़ेगा ना, तब हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ का फिगर तो ये है, पहले हम डी निकालते हैं। डी क्या है? डेविएशन, यानी एक्स माइनस ए। ठीक है, तो एक्स क्या है? 40, सॉरी एक्स, अगर मैं पहले रो की बात करूं, एक्स क्या है? 20, ए क्या है? 40, तो 20, अगर मैं इस रो की बात करूं, 20 माइनस 40 माइनस 20, तो हमने वो यहाँ पे लिखा। फिर अगला क्या है? 30, तो 30 माइनस 40 माइनस 10, वो यहाँ लिखा। 40 माइनस 40 0, वो यहाँ लिखा। 50 माइनस 40 10, हमने यहाँ लिखा। यहाँ पे साइन का ख्याल रखना है, बताया था ना डेविएशन के लिए साइन का ख्याल रखना होता है, प्लस है कि माइनस है। आपने डी निकाल लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? हमें समेशन एफ डी चाहिए ना, तो अभी डी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? एफ डी निकालना पड़ेगा। एफ और डी को मल्टीप्लाई करके एफ डी निकालना है। तो एफ डी के लिए क्या करेंगे? -20 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, आया -60। -10 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, आया -120। 0 को 20 से मल्टीप्लाई करिए, आया 0। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, आया 100। ठीक है, ऐसे ही 20 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, आया 120। ऐसे ही 30 को 40 से मल्टीप्लाई करिए, आया 120। ठीक है, तो हमारा एफडी निकल आया। बट हमें तो समेशन एफडी चाहिए ना क्वेश्चन में, तो इसको क्या करें? सम कर दें। साइन का ख्याल रखते हुए, फिर से बोल रही हूँ, साइन का ख्याल रखते हुए इसको सम कर दो। ठीक है, समेशन एफडी आ गया, तो फिर समेशन एफडी को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। तो ए हमें पता है, अज्यूम मीन हमने माना है 40, समेशन एफ डी इधर से आया 60, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, कितने स्टूडेंट का डेटा है, वो है 60। ठीक है, या फिर आप क्या करें? फ्रीक्वेंसी को सम कर लें तो आ जाएगा 60। तो वो आ गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे द अर्थमेटिक मीन इज 41। अर्थमेटिक मीन कितना आया? 41। तो आपने देखा, चाहे आप शॉर्टकट मेथड यूज करें चाहे डायरेक्ट मेथड यूज करें, आंसर वुड बी सेम, आंसर सेम आएगा, 41 आया। बट यहाँ पे आपने झटपट बिना कैलकुलेटर से झटपट कैलकुलेट कर लिया। ठीक, तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं,
ठीक है, ये देखिए मैंने एक ही स्लाइड पे सारे फॉर्मूले लिखे हैं। तो अगर आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, और अगर आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, तो जब आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे थे तब फॉर्मूला आपने क्या यूज किया, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। सारे ऑब्जर्वेशन को सम किया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया। और उसी की जगह अगर शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे थे तब आपने क्या किया था, एक्स बार इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाई एन। ये आपने शॉर्टकट मेथड यूज किया था जब आपका डेटा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। ठीक, बट अगर आपका डेटा डिस्क्रीट सीरीज है तो उस केस में डायरेक्ट मेथड क्या था, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। देखिए इस वाले फॉर्मूले से इस वाले फॉर्मूले में क्या चेंज आया, यहाँ पे एक्स के साथ एफ एक्स आ गया, क्योंकि इसमें डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वाला डेटा होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जब दी गई है तो उसको इंक्लूड करेंगे ना फॉर्मूले में। तो क्या हुआ है, क्या चेंज आ गया है, यहां से यहां तक आने में एफ एक्स हो गया, जो समेशन एक्स था वो अब एफ एक्स हो गया। ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक, तो ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। अब अगर शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे तो बस क्या होगा, थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज हो जाएगा, आप फ्रीक्वेंसी को इंक्लूड करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी, यहां पे केवल क्या था, समेशन डी था ना, यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डेटा है, समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन। ठीक, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। उसके बाद अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, बताया था ना 3 टाइप का डेटा आपको मिल सकता है 3 तरीके से, और अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो ये फॉर्मूले यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ही स्लाइड पे ये जितने भी फॉर्मूले हैं उनको रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, मैं एक बात सोच रही हूँ कि ये जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है ना, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करती हूँ, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है। तो चलिए फिर मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू। और अगर मेरा ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा हो, कुछ आपने सीखा हो आज के लेक्चर से, तो मेरे लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू।